गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एसएससी एमटीएस क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो आज फिर से मैं आप सभी साथियों के लिए इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की प्रश्नों की आप लोग की प्रैक्टिस रहेगी बहुत दमदार प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को जितना हो सकेगा आप लोग शेयर कीजिएगा जो भी आप लोगों के पास ग्रुप होंगे। ठीक है, तो आप डेट देख सकते हैं 23/7/2024 हो जाएगा और हम लोग की जो इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट है वह प्रैक्टिस सेट 4 है। ठीक है, अगर आप लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं 1 2 3 तो एसएससी एमटीएस के एक प्ले लिस्ट मौजूद है, आप लोग वहां पे जाइए और वहां पे एसएससी एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड सारे जो कंटेंट है वहां पे पड़े हैं। इंग्लिश के भी हैं, वहां पे जनरल अवेयरेंस के भी प्रश्न हैं, हिस्ट्री हुआ, सोशल साइंस हुआ, साइंस हुआ, सारे प्रश्न वहां पे अवेलेबल हैं, सारे कंटेंट वहां पे अवेलेबल हैं। आप लोग जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिए, लाइक कीजिए इस चैनल को और इस चैनल को फॉलो कीजिए जो आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम में 50 नंबर पक्का करके देगा। 25 नंबर इंग्लिश से और 25 नंबर जनरल अवेयरेंस से प्रश्न से आपको 50 नंबर पक्का देगा। ठीक है, तो जो भी कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए मैं इंग्लिश की जो प्रैक्टिस ला रहे हैं वह हिंदी में भी लेकर आ रहे हैं, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उनको बहुत अच्छे तरीका से समझाएंगे, बारीकी से समझाएंगे। तो इंग्लिश को पढ़ना बहुत आसान होगा। आप लोग देखिए, जो एसएससी एमटीएस एग्जाम में बहुत छात्र छात्राएं घबराते हैं इंग्लिश को लेकर, लेकिन वैसा कुछ ही नहीं है, बहुत सरल है, बहुत इजी है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है कि सिलेक्ट दी ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे कहने का इसका मेन मोटो क्या है कि आपको जो प्रश्न में इनडायरेक्ट स्पीच दिया गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, या इस प्रश्न में आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच दिया गया है और आप लोगों को जो ऑप्शन में से डायरेक्ट स्पीच को चुनना है, कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस बात को समझ गए। यहाँ पे जो प्रश्न में कह रहा है कि ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड बुक्ड द फ्लाइट टिकट। ठीक है, यहाँ पे कहने का इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने फ्लाइट टिकट कब बुक किया था। यह आप लोग को पता चल गया हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, अब हम लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है सामने और इसमें से सही ऑप्शन को चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर हम लोग ए ऑप्शन को देखें ध्यान से और इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस प्रश्न के उत्तर को देखें, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है ही सेड टू मी, इसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा है व्हेन डिड यू बुक दी फ्लाइट टिकट्स, इसका अर्थ हो गया कि उसने मुझसे कहा तुमने फ्लाइट टिकट कब बुक किया। समझ गए इसका भी हिंदी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ए ऑप्शन हमारे हिसाब से सही हो रहा है। और आप लोग नारेशन तो पढ़े होंगे, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की जो आप लोग बनाते होंगे बहुत अच्छे तरीका से बनाते होंगे। तो वो जो भी साथी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते हैं नरेशन को, तो उनके लिए जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, इजी लगेगा ही और फट से आप लोग इसका उत्तर दे दीजिएगा। और जो छात्र नहीं बनाते हैं तो उनको थोड़ा सा कठिन लगेगा, हार्ड लगेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ही सेड टू मी, ये जो है ये डायरेक्ट स्पीच है, ये जो है ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, और ये जो दिया गया है ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ध्यान में रखना होगा। तो वो देखिए साथियों, ही सेड टू मी व्हेन डिड यू बुक द फ्लाइट टिकट। और जब भी हम लोग इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं तो वहां पे क्या होता है, डेट का प्रयोग होता है। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पे भी देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे भी जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जो वेन दी आ गया है, एक वेन जो है ये कंजक्शन है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़े हैं 8 तो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो उसी में से एक कंजक्शन है जिसमें से वेन जो है कंजक्शन का पार्ट है। समझ में आ गया आप लोगों को। और ये जो इनडायरेक्ट जो फॉर्म है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया गया है। तो आस्क्ड के जगह पर क्या होगा प्रयोग, सैड का प्रयोग होता है। आस्क्ड के स्थान पर क्या होगा, सैड का
प्रयोग होगा। और जो इन्वर्टेड कॉमा है इसकी जगह पर क्या आया है दोस्तों, वेन का प्रयोग होगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी। ठीक है, जब इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया गया तो इसके बदले में वेन आया। क्लियर है। इसके बाद हैड है तो डिड हो जाएगा। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार होता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, सन बटा 123। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डिड हो जाएगा, यू जो है सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख लीजिएगा मी है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद बुक दी फ्लाइट टिकट, जो चीज यहाँ पे बुक्ड दिया गया है ये पास्ट टेंस में हो जाएगा, दी फ्लाइट टिकट, तो दी फ्लाइट टिकट, ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। क्लियर हो गया दोस्तों। अगर यहाँ पे देखिएगा सेकेंड प्रश्न में जो सेकेंड जो ऑप्शन है यहाँ पे डू दिया गया, ये तो सीधा सीधी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हैड है तो कभी डू नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आर दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए जो डी ऑप्शन है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हैड दिया गया है, ये तो सीधा सीधी गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए जो करेक्ट सेंटेंस है, आंसर है कि ही सेड टू मी व्हेन, जो इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है, व्हेन डिड यू बुक द फ्लाइट टिकट। क्लियर हो गया। देखिए सेकेंड प्रश्न को, यहाँ पे जो सेकेंड प्रश्न है कि दी फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे 4 खंड दिए गए हैं, 4 सेगमेंट दिए गए हैं, और उस सेगमेंट में से जो व्याकरण संबंधी त्रुटियां है उसको हम लोग को चुनना है, देखना है यहाँ पे जो है कहाँ पे व्याकरण संबंधी जो है त्रुटियां देखने को मिल रही है। तो हम लोग ऑप्शन को, डी ऑप्शन को करते हैं टिक। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है गलत हो रहा है, समझ गए, डी ऑप्शन त्रुटियां हो रही है। यहाँ पे 4 खंड दिए गए हैं, यहाँ पे फर्स्ट खंड हो गया, इसके बाद ये सेकेंड खंड हो गया, ये इसके बाद ये थर्ड खंड हो गया। ठीक है, और ये जो है फोर्थ खंड हो गया। इसी में से जो थर्ड खंड दिया गया यहाँ पे वांट टू, ये गलत हो रहा है, वांट टू गलत हो रहा है। इसके जगह पर जो होना चाहिए दोस्तों, इसके जगह पर वांट्स टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वांट्स टू होना चाहिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर वांट्स टू क्या होगा। ठीक है, आपके माइंड में आ रहा होगा वांट्स टू क्या होगा, क्यों होगा, इसलिए बताते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो एवरी है, एवरी जो है, एवरी के बाद सिंगुलर नाउन या सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ध्यान में रखिएगा, जो एवरी यहाँ पे दिया गया है, एवरी के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है, तो हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कभी भी सिंगुलर जो वर्ब होते हैं, जो सिंगुलर वर्ब है, इसमें एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, और सिंगुलर जो नाउन होते हैं, जो इसमें भी एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम सिंगुलर टू प्लूरल जब बनाते हैं तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना होता है। वर्ब के साथ ईएस जोड़कर हम उसका सिंगुलर बनाते हैं, और नाउन में भी एस या ईएस लगाकर उसका क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे जो चाइल्ड दिया गया है इसको भी ध्यान में रखना होगा। चाइल्ड जो है ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। चाइल्ड जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसी के अकॉर्डिंग जो है वांट टू के जगह पर क्या होना चाहिए, वांट्स टू होना चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद अगर इसका हम हिंदी निकालना चाहेंगे, देख लीजिए यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है, एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रीप ओपन ए टॉयज। प्रत्येक जो जिज्ञासु बच्चे हैं एक खिलौना फाड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो रहा है, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आ गया। ठीक है, आगे आते हैं प्रश्न 3 पे। यहाँ पे जो 3 प्रश्न है, देखिए ध्यान से कि दी फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम में contain an error. Okay, select the part that contains the error from the given option. If you don't find any error, mark no error or as your answer. तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों को कुछ भागों में विभाजित किया गया है, उनमें से एक त्रुटि हो सकती है। अगर है त्रुटि तो उस त्रुटि का चयन करना है,
ठीक है, जिसमें त्रुटि होगा। यदि आपको कोई त्रुटि नहीं मिलती है तो अपने उत्तर के रूप में कोई त्रुटि नहीं चिन्हित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न में दिया गया है कि इट वाज दी वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, यहाँ पे जो सेगमेंट दिया है एंड वी एंजॉयड इट। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि यह बहुत अच्छी तरह से निर्देशित फिल्म थी और हमने इसका आनंद लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि क्या भैया कहाँ पे त्रुटि ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे हमारा त्रुटि हमको पता चल जाएगा। तो बी ऑप्शन को हम यहाँ पे टिक कर देते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो रहा है। यहाँ पे जो दिया गया है दी ए वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से निर्देशित फिल्म। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो रहा है, इसलिए गलत हो रहा है दोस्तों क्योंकि जो द है इस ये डिफिनिट आर्टिकल है। द जो है ये कौन सी आर्टिकल है, दो तरह के आर्टिकल होते हैं, एक इनडिफिनिट आर्टिकल, एक जो होते हैं डिफिनिट आर्टिकल। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो है ए, जो यहाँ पे जो दे है, यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, यहाँ पे जो होगा ए का प्रयोग होगा इनडिफिनिट सेंस में। यहाँ पे जो ए का प्रयोग होगा इनडिफिनिट सेंस में, क्योंकि आर्टिकल ए का प्रयोग जो है यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो फिल्म की बातें हो रही है, कोई फिल्म में कोई की बात हो रही है, मतलब फिल्म में जो है कोई की बात हो रही है, कोई की बात हो रही है। ठीक है, जो कि अनिश्चित है, कोई की बात हो रही है मतलब जो कि अनिश्चित है। आप लोग देख सकते हैं यह बहुत अच्छी तरह से निर्देशित फिल्म थी और हमने इसका आनंद लिए। कोई की बात हो रहा है जो कि अनिश्चित है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा ये क्लियर होगा, ये सही होगा। डी की जगह पर क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। क्लियर है। अगर आप लोग इसका देखिएगा करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इट वाज ए वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट। यह बहुत अच्छी तरह से निर्देशित फिल्म थी और हमने इसका आनंद लिया। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, जो फोर प्रश्न है। यहाँ पे जो फोर प्रश्न देख लीजिए, सेलेक्ट दी ऑप्शन दैट एक्सप्रेस दी गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। ठीक है, उस विकल्प का चयन करना है जो सक्रिय ध्वनि के रूप में व्यक्त करता है एक्टिव टू पैसिव जो वॉइस है यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो पैसिव वॉइस दिया गया है देख लीजिए, ऑल वेपन्स वेयर सरेंडर्ड बाय देम, उनके द्वारा सभी हथियार सरेंडर कर दिए गए। तो ये कौन सा वॉइस है, तो ये पैसिव वॉइस है, पीवी है। और हम लोग को एक्टिव वॉइस यहाँ पे देखना है, क्योंकि प्रश्न में एक्टिव वॉइस चुनने के लिए बताया है कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस कौन सा सही हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग को तो पता चल गया होगा, यहाँ पे बाई देम दिया गया है, तो पहले किसका प्रयोग होगा दोस्तों, दे का प्रयोग होगा। दे, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पे दे सरेंडर्ड ऑल वेपन्स, दे सरेंडर्ड ऑल वेपन्स, उन्होंने सभी हथियार आत्मसमर्पण कर दिए। उन्होंने अपना सभी हथियार जो है आत्मसमर्पण कर दिए। तो देख सकते हैं आप लोग, दे हो जाएगा यहाँ पे जो सरेंडर्ड ऑल वेपन्स। अगर हम लोग इसका, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है, अगर हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑल वेपन्स हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में दिया गया है ये सेंटेंस को, और ये सरेंडर्ड है, यहाँ पे वर्ब का V2 है, इसलिए यहाँ पे वेयर हो गया, क्योंकि ऑल वेपन्स जो है ये प्लुरल हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेयर हो गया, क्योंकि बहुत सारे हथियार यहाँ पे दर्शा रहा है और ये पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पे सरेंडर्ड बाय देम हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ साथियों। ठीक है, चलते हैं हम लोग, देख लीजिए अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो पैसिव वॉइस बनाने का जो नियम होता है, जो पैसिव एक, तो ऑब्जेक्ट पहले होता है, इसके बाद वाज वेयर होता है, V3 होता है, बाई होता है, इसके बाद सब्जेक्ट या अदर वर्ड होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो एक्टिव वॉइस में ये दिया था और हम लोग इसका पैसिव बनाए, तो दे सरेंडर्ड ऑल वेपन्स, ये सही हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा दोस्तों, समझ में आ रहा है ये सारे प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, जो प्रश्न 5 है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस है, यहाँ पे हमको एक्टिव वॉइस मिलेगा और हम लोग को फिर से पैसिव वॉइस चुनना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रश्न है, सी हैंडल्स
और टास्क इफिशिएंटली। यहाँ पे जो है वह सभी कार्यों को कुशलता पूर्वक संभालती है, वह सभी कार्यों को कुशलता पूर्वक संभालती है। और यहाँ पे हम लोग को क्या चुनना है, ये जो है एक्टिव वॉइस दिया गया है, हम लोग को क्या बनाना है, पैसिव वॉइस इसका बनाना है। तो बहुत आसान है दोस्तों, आप लोग को पता चल गया होगा कि यहाँ पे राइट आंसर देखिए ध्यान से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोग का देखेंगे तो सही हो रहा है। ऑल टास्क आर हैंडल एफिशिएंटली बाई हर, उसके द्वारा सभी कार्य कुशलता से संभाले गए। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही तरीका से सही हो रहा है, क्योंकि ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का प्रयोग होता है। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आ गया। देख सकते हैं आप लोग, जो इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ऑल टास्क आर हैंडल्ड इफिशिएंटली बाई हर। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 6 प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। यहाँ पे मुहावरे का सही उपयुक्त चुनना है अर्थ को। इन दी सेम ब्रेथ, एक ही सांस में, इन दी सेम ब्रीथ, एक ही सांस में, इसका सही वाक्य चुनेंगे तो क्या होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे चीज यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों का ऑप्शन के देख लीजिए, ट्राई एंड होल्ड योर ब्रीथ, अपनी सांस रोकने की कोशिश करें। प्रैक्टिस ब्रीथिंग एक्सरसाइज, सांस लेने का व्यायाम करें। यहाँ पे जो है से टू कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम, एक ही समय में दो विरोधाभासी बातें कहें। एबल टू गेट ए फॉल स्मेल, दुर्गंध को पहचानने में सक्षम रहें। तो यहाँ पे अगर देखेंगे जो राइट आंसर इसका जो सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है कि एक ही समय में दो विरोधाभासी बातें कहें, एक ही सांस में बोल रहा है, क्योंकि इन दी सेम ब्रीथ मतलब इसका जो सही अर्थ हो जाएगा कि एक ही सांस में दो विरोधाभासी बातें कहें, क्योंकि से टू कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो 7 प्रश्न है। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे हम लोग को समानार्थी शब्द को देखना है, सिनोनिम्स को देखना है। एवॉइड का मतलब होता है टालना, प्रिवेंट का मतलब रोकना, कॉम्फर्ट का मतलब सामना करना, फेस का मतलब ही सामना करना, और परमिट का मतलब ही होता है अनुमति देना। आप लोग मीनिंग भी साथ साथ याद करते चलेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे टालना का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ये इसका प्रिवेंट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, एवर्ट का मतलब टालना होता है और इसका मतलब रोकना भी होता है। एवर्ट का मतलब टालना भी होता है और एवर्ट का मतलब रोक देना भी होता है, इसलिए इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा प्रिवेंट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न 8 पे। देखिएगा, अच्छा सा प्रश्न आप लोग के सामने है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, दी सब्स्टिट्यूटेड द अंडरलाइन सेगमेंट इनटू द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूटेड इट, सेलेक्ट द नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे कह रहा है कि जो रेखाखंड दिए गए हैं प्रतिस्थापित करने के लिए, और सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। अगर इसे कोई प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो इसकी भी आवश्यकता नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि ए टाइग्रेस हैज बीन गिवन बर्थ टू ए कव इनटू रणथंभौर टाइगर रिजर्व, टेकिंग द बिग कैट पॉपुलेशन टू 78। कह रहा है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एक बाघिन ने एक शावक को जन्म दिया। ठीक है, जिससे बाघिन की आबादी कितना हो गई, तो जिससे बाघिन की आबादी कितना हो गया, 78 हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, 78 हो गया। तो प्रतिस्थापन आवश्यक नहीं है, यहाँ पे जो है हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे सही हो रहा है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है ये वाला, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यहाँ पे ये सही चीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे देखेंगे प्रश्न 9। यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स की बात किया गया है। यहाँ पे देखेंगे दिखावटी, इसका सिनोनिम्स क्या होता है, दिखावटी का जो है इसका सिनोनिम्स क्या होता है। तो देख सकते हैं, जो सोवी दिखावटी है, टेस्टफुल स्वादिष्ट, सडन अचानक, क्विक के मतलब तेज होता है। तो इसका जो अब जो ए ऑप्शन हो जाएगा सोवी, ये दिखावटी का दिखावटी हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
इसका सिनोनिम्स क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर है दोस्तों। आगे चलेंगे, प्रश्न 10 देखिए। यहाँ पे वही चीज आ गया है, अप्रोप्रिएट जो 10 ऑप्शन में जो 10 प्रश्न दिया गया है, ये भी फ्रेज के रूप में आ गया है। आप लोग देख सकते हैं, बी हार्ड अप, इसका मतलब होता है कठोर होना। बी हार्ड अप का मतलब होता है कठोर होना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सबका अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग अर्थ है। जगना बहुत मुश्किल लगता है जल्दी, है वेरी लिटिल मनी, बहुत कम पैसे हैं, अनेबल टू कैलकुलेट, हिसाब नहीं लगा पाते, हैव डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, हिसाब लगाने में दिक्कत होती है। तो कठोर होना का जो इसका सही मुहावरे हो जाएगा, ये क्या होगा, तो कठोर होना का सही मुहावरे जो हो जाएगा, हैव वेरी लिटिल मनी, बहुत कम पैसे हैं। हैव वेरी लिटिल मनी, बहुत क्या है, कम पैसे हैं। इसका मतलब बी हार्ड अप का मतलब होता है तंगी भी होना, ये भी ध्यान में रखेंगे। पैसे की जो तंगी हो जाएगा, इसका मीनिंग भी होता है ये भी, पैसे की तंगी, ठीक है, पैसे की तंगी। इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हम लोग बी ऑप्शन को टिक करेंगे। बी हार्ड अप का मतलब होता है पैसे की तंगी, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है वेरी लिटिल मनी, बहुत कम पैसे हैं, ये सही हो रहा है। क्लियर है दोस्तों, समझ गए। अगला प्रश्न देखिए 11 प्रश्न है एंटोनिम्स। 11 प्रश्न है एंटोनिम्स, विलोम शब्द है मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब होता है मामूली। यहाँ पे जो है मोडेस्ट, मोडेस्ट का मतलब होता है मामूली, या इसका अगर हम सही से हिंदी निकालेंगे तो विनम्र होता है। इसका सही से हिंदी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को 4 ऑप्शन को देखना है, क्या इसमें से सही ऑप्शन हो रहा है। कॉन्सिटेड, यहाँ पे जो ये ऑप्शन है अभिमानी, ये ऑप्शन सही हो रहा है। ग्लम, उदास, अनहैप्पी, दुखी और स्लेन, चिढ़ाया हुआ। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि मतलब इसके मतलब अभिमानी या घमंडी भी होता है। क्या होता है, घमंडी भी होता है। समझ गए दोस्तों। तो मोडेस्ट याद रखिएगा विनम्र होता है, और उसका घमंडी हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अगला प्रश्न, उसी तरह का प्रश्न आप लोग को देखने को मिल रहा है। 4 सेगमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। सब में से हम लोग को जो भी त्रुटि होगा उस त्रुटि को चुनना है और सही ऑप्शन को हम लोग को दिखाना है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है सही हो रहा है, ठीक है। 12 प्रश्न है। तो यहाँ पे अगर हम लोग खंड को देखेंगे बहुत अच्छे तरीका से और इसको बहुत अच्छे तरीका से समझेंगे, नोमन वेयर, इसके बाद ये देख लीजिए स्लाइस है, प्रेजेंट व्हेन आई इंटर दी हॉल। यहाँ पे फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड सेगमेंट हो गया और ये थर्ड सेगमेंट हो गया। ये चीज समझ में आ गया। हिंदी की बात करेंगे, जब मैं हॉल में प्रवेश किया तो कोई भी मौजूद नहीं था। ये पूरा चीज को हम यहाँ पे बता दिए कि जब मैं हॉल में प्रवेश किया तो वहां पे कोई मौजूद नहीं था। तो यहाँ पे नो वन वेयर, कोई भी मौजूद नहीं था, नो वन वेयर। यहाँ पे ये ऑप्शन जो है, यहाँ ये जो सेगमेंट है ये गलत हो रहा है। ये गलत हो रहा है क्योंकि नो वन मतलब कोई भी कह रहा है, तो कोई भी के साथ दोस्तों वाज का प्रयोग होता है। कोई भी के साथ किसका प्रयोग होता है, तो कोई भी के साथ वाज का प्रयोग होता है, क्योंकि नो वन जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। नो वन जो है दोस्तों ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब के साथ किसका प्रयोग होगा, अभी कुछ ही देर बताए हैं आप लोग को। सिंगुलर वर्ब के साथ क्या होगा, वाज का प्रयोग होगा। सिंगुलर वर्ब के साथ किसका प्रयोग होगा, तो वाज का प्रयोग होगा। इसीलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, आप लोग करेक्ट सेंटेंस देखिएगा, तो नोमन वाज प्रेजेंट व्हेन आई एंटर दी हॉल। ये समझ में आ गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 13 प्रश्न। उसी तरह का प्रश्न आप लोग को देखने को मिल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन द underlined segment in the given sentence. If there no needed substituted, it select no substitution required. बहुत अच्छा सा प्रश्न है। इसके हिसाब से आप लोग को प्रश्न एमटीएस के एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोग को प्रश्न करा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए जो प्रश्न यहाँ पे है कि दी authorities are assured the people that they will look into the matter. अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया कि वे मामले को देखेंगे। थोड़ी सी मेरी इंग्लिश वीक है,
थोड़ी मोड़ी त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे दोस्तों। अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया कि वे इस मामले को क्या करेंगे, वे इस मामले को देखेंगे, वे इस मामले को क्या करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पे ये गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ऑथोरिटीज दिया गया है यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे जो वर्ब है यहाँ पे देख सकते हैं ये V2 का प्रयोग किया गया है वर्ब में, यहाँ पे माफ कीजिएगा V3 का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कभी भी आर के साथ V3 का प्रयोग नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो आर के जगह पर क्या होना चाहिए, आर के जगह के साथ हैव का प्रयोग होना चाहिए, आर के जगह के साथ क्या होना चाहिए, हैव का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन दोस्तों सही होगा, हैव एस वर्ड, हैव यहाँ पे जो हो जाएगा ये सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ये सही होगा। तो यहाँ पे आर के जगह पर हैव का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये एक तरह का वॉइस है, ये जो है एक ये जो है जो सेंटेंस दिया गया है ये वॉइस है। ठीक है, और ये जो है एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, और इसको हम लोग पैसिव में चेंज करने के लिए आप लोग को तो पता है इसमें हमेशा जो है V3 का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लीजिए यहाँ पे जो है करेक्ट सेंटेंस बना दिया गया है, आप लोग इसको अच्छे तरीका से देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो 14 प्रश्न है उसी तरह का प्रश्न आप लोग के सामने है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, जो भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है द भूकंप का अध्ययन, तो भूकंप विज्ञान, भूगोल, स्थलाकृति और भूविज्ञान। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये ऑप्शन सही हो रहा है, सिस्मोलॉजी। यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है ये सही हो रहा है, सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन, भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो रहा है दोस्तों, याद रखना होगा ग्रुप ऑफ वर्ड द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, इसलिए यहाँ पे वन जो वर्ड होगा इसका ये क्या होगा, सिस्मोलॉजी हो जाएगा, जिसको भूकंप विज्ञान के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो 15 प्रश्न है। 15 यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है कि रेज, यहाँ पे जो एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स में आया है रेज। रेज के मतलब होता है उजाड़ना, रेज के मतलब होता है उजाड़ना, रेज के मतलब होता है ध्वस्त करना, रेज के मतलब होता है दोस्तों क्या करना, रेज का मतलब ये भी होता है, रेज का मतलब ध्वस्त करना। तो ध्वस्त करना का आप लोगों को पता है उसको बनाना होता है, बिल्ड मतलब बनाना होगा। ऑप्शन डी की ओर हम लोग रुख करेंगे, सही होगा, बिल्ड का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्ड के मतलब बनाना हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज गलत ऑप्शन दिए गए हैं, कंफर्ट आराम, एरियन बर्बादी और यस आराम दिया है, ये तीनों ऑप्शन गलत है। हम लोग किसी चीज को ध्वस्त करते हैं, उजाड़ते हैं, तो हम फिर उसको क्या करते हैं, बनाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। क्लियर। तो आज आप सभी साथियों के लिए हम 15 प्रश्न लेकर आए थे। कैसा लगा आप लोगों को क्लास आज का जरूर बताइएगा कमेंट करके, और इस वीडियो को जितना हो सकेगा लाइक कीजिएगा दोस्तों आगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ।